हाय एवरीवन। सो बच्चों, हमने किया था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में मॉड्यूल 1, जहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन ही देखा था आमतौर पे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेके सोलर राइट लेके इंडिया में आती है और इंडिया में आने के बाद ट्रेड करती है। ट्रेड के साथ साथ वो यहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो ट्रेड और पॉलिटिक्स दोनों आपस में आप कह सकते हो कि कंबाइन हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसका मॉड्यूल 2 हम देखेंगे जिसमें हम बंगाल के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी भी होती है, उसको भी हमने देखना है, और कैसे बंगाल में पहली फैक्ट्री लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पे बैटल में भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो नेक्स्ट इज 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, पहले इंग्लिश फैक्ट्री लगाती है। और ये इंग्लिश फैक्ट्री जो है, आपको नाम ध्यान रखना है, ये हुगली रिवर के किनारे लगाई जाती है। तो 1651 में हुगली रिवर के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेड ऑपरेटेड, यानी कि मतलब क्या है, कंपनी लगाने का मतलब क्या है, हुगली रिवर आप देख पा रहे हो ये इधर, तो यहाँ से यानी कि जहाँ से कंपनी जो है अपने पूरे ट्रेड को ऑपरेट करेगी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस एंड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्ट्रेट। कंपनी का अपना एक वेयर हाउस होता था जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता था एक्सपोर्ट करने से पहले। तो यहाँ से पूरा अपना ट्रेड अब कंपनी जो है वो करने लगी, ऑपरेट करने लगी। इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, इसमें एक ऑफिस बनाया गया था जहाँ पे कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बैठते थे। As trade expanded, the company persuaded merchant and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे कंपनी जो है वो आगे बढ़ने चली गई तो कंपनी ने जो है ट्रेडर्स और मर्चेंट को बुलाना शुरू कर दिया और वो इसके आसपास वाले एरिया में ये कहती है कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर रही हैं, आप भी आइए यहाँ पे ट्रेड करिए। तो मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को इन्वाइट करना शुरू कर देती है जो जहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी उसके आसपास वाले एरिया में। 1696 में, ये एनिमेशन से आप देख पा रहे हो, एक लाइन गई है, उसको आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। इन 1696 इट बिगेन ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। सेटलमेंट के चारों तरफ इसने जो है वो किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी, ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर दी जाती हैं। 2 साल के बाद ये मुगल जो ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत देके 3 गांव के जमींदारी राइट्स जो है वो हासिल कर लेती है। जमींदारी राइट्स में एक जो 3 गांव हमने देखे हैं उसमें से एक गांव जिसको पहले कालीकट कहा जाता था, आज के टाइम पे कोलकाता हो जाएगा। तो कोलकाता एक गांव था, इसके अलावा 2 गांव और हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने दीवानी राइट्स का मतलब ये हो जाएगा कि अब कंपनी जो है वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। बाद में इसने मुगल एम्परर औरंगजेब को थोड़ा सा परसुएड किया, मनाना शुरू किया और वहाँ से एक फरमान जारी करने को बोला। फरमान का मतलब ये होता है कि अब कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, यानी कि अब इसको अपने सामान के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक बार यदि हम कहीं पे भी कुछ भी, हम खाना खाने भी गए, कोई भी काम कराने गए, हम देखते हैं कि यदि 1000 का हमने सामान परचेज किया है तो उसके ऊपर 18% टैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। तो फरमान में कंपनी ने औरंगजेब को परसुएड किया कि आप हमें टैक्स फ्री जो है वो ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दो, ड्यूटी फ्री हमारा टैक्स कर दो। तो इसके लिए कंपनी जो है वो औरंगजेब को परसुएड करती है। कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन। जब इनको ये कंसेशन दे दिया गया कि चलो तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, इससे कंपनी जो है वो खुश नहीं होती है और लगातार ज़्यादा कंसेशन मांगने की डिमांड करती रहती है और प्रिविलेज को और ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। औरंगजेब के फरमान ने जो है उनको ड्यूटी फ्री टैक्स करने की परमिशन तो जो है वो दे दी थी। ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी फ्री, यानी कि औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था उसमें जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ट्रेड होएगा उसके ऊपर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन इसके अलावा और भी आप अपना खुद का भी ट्रेड करते हो। एक होता है कि मान लो कि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ, घर में आके मैं अपना इंडिविजुअली भी पढ़ा लेती हूँ। तो ऐसे मान लो कि जैसे हम स्कूल में यदि कुछ पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब हम घर में पढ़ाएंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब कंपनी को ये बोला गया कि जितना ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे होगा उसको हम ड्यूटी फ्री कर देंगे, लेकिन जो आप अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो, जो आपके कंपनी के ऑफिशियल्स खुद ट्रेड कर रहे हैं, उनको तो टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा रिवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। जब ऐसा किया गया तो कंपनी के ऑफिशियल्स ने भी मना कर दिया टैक्स पे करने से, जिससे बंगाल के रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, नुकसान होता है। अब बंगाल का नवाब जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि जब मेरे खजाने में ही पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी प्रजा के ऊपर, लोगों के ऊपर कैसे लगाऊंगा। तो वहाँ पे ये है कि बंगाल के नवाब जो मुर्शिद कुली खान थे वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब प्रोटेस्ट होगा तो लड़ाई भी होगी, तो अब वहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। Though the early 18th century the conflict between the company and Nawab of Bengal intensified, और भी ज़्यादा intensified हो जाता है। After the death of Aurangzeb, Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional power were doing at the same time। हम देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद धीरे धीरे करके जो दिल्ली के अंडर में जो एरियाज थे वहाँ से छूटने शुरू हो जाते हैं और अपनी रीजनल ऑटोनॉमी अनाउंस कर लेते हैं। उसमें चाहे राजपूत हों, आप एक बार मैप में देखेंगे, राजपूत हो गया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान है, मराठाज है, तो राजपूत, मराठा और बंगाल वाला रीजन जो है अब वो मुगलों के अंडर में नहीं रहता है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, औरंगजेब भी स्ट्रॉन्ग था, तो ये थोड़े से दबे हुए थे। लेकिन जब इनको ये पता चलता है कि औरंगजेब की डेथ हो चुकी है तो ये अपनी पोजीशन को नए सिरे से असर्ट करना शुरू कर देते हैं, पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद आते हैं अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, और तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से, प्रिविलेज देने से एकदम से मना कर दिया। ये एक्सपेक्ट करते थे कि कंपनी इनको महंगे महंगे तोहफे दे, बड़ी बड़ी भेंट इनको दे। वो कंपनी को सिक्के जो बनाने का, मिंट करने का जो राइट है उनसे ये मना कर देते हैं, और कंपनी को आगे आने वाले टाइम में फोर्टिफिकेशन करने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये इस हद तक तैयार थे कि यदि हमें कंपनी से लड़ाई भी करनी पड़ेगी तो भी हम लड़ाई करेंगे, लेकिन कंपनी को अब और ज़्यादा कंसेशन हम नहीं देंगे। Accusing the company of defeat, they claim that company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue। इन्होंने ये बताया कि कंपनी हमें धोखा दे रही है और बंगाल के रिवेन्यू में जितना पैसा आना चाहिए था कंपनी उतना पैसा खा जा रही है, हमें टैक्स ही नहीं प्रोवाइड कर रही है। अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, और वो नवाब की अथॉरिटी को कम समझ के आ कर रही है और टैक्स देने से मना कर रही है। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, कंपनी वाले नवाब ऑफ बंगाल जितने भी हुए हैं उनको गंदी लैंग्वेज में डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स जो हैं वो लिखते थे, टैक्स देने से मना कर देते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे, नवाब्स को ह्यूमिलिएट किया जाता था। Company on its part declared that unjust demand of the local officials were ruining the trade of company। दूसरी तरफ कंपनी ये कह रही है कि ये जो नवाब है ना, ये अनवांटेड डिमांड हमारे सामने पेश करें, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा बिजनेस तभी फल फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है जब टैक्स को हटा लिया जाएगा और हमें किलेबंदी करने की परमिशन दे दी जाए, हम अपने जो सेटलमेंट है उनको बढ़ा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा गांव हमें दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किले जो है वो बनाए जाएं। अब कन्फ्लिक्ट जो है वो लड़ाई तक आ जाता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। तो अब जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है। प्लासी जो है ये बंगाल में ही एक जगह का नाम है। अली वर्दी खां की डेथ हो जाती है 1756 में, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे, हमने देखा था। सिराजुद्दौला अब बंगाल के नवाब बन जाते हैं, और कंपनी चाहती थी कि हम कोई कठपुतली
शासक जो है यहाँ पे बिठा पाए, जो उनको भर भर के कंसेशन दे, प्रिविलेज दे, ड्यूटी फ्री टैक्स करने की परमिशन दे दे। लेकिन सिराजुद्दौला जो है वो ऐसा नहीं था। सिराजुद्दौला बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। So he tried though without success to help one of the सिराजुद्दौला rivals become the नवाब। तो वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए और सिराजुद्दौला की जगह हम कोई जो है पपेट गवर्नमेंट, पपेट नवाब, कठपुतली शासक जो है हम बिठा पाए। तो सिराजुद्दौला को जो है कंपनी उकसाना शुरू कर देती है, उसके पॉलिटिक्स में जो है इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। सिराजुद्दौला कंपनी को कहता है कि आप हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना कम करो, आप जो किलेबंदी करते जा रहे हो, फोर्टिफिकेशन बढ़ाते जा रहे हो, इसको आप रोक दो, आप जो है बंगाल को, नवाब को टैक्स पे करो। लेकिन जब इतनी ज़्यादा नेगोशिएशन के बाद कंपनी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, तो सिराजुद्दौला है वो 30,000 सिपाहियों के साथ कंपनी की फैक्ट्री के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। और ये फैक्ट्री कासिम बाजार में थी। वो कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर कर लेता है, उनका जो स्टोर हाउस था, वेयर हाउस, उसको लॉक कर दिया जाता है, वहाँ पे जितने भी वेपन्स थे, हथियार थे, उन सबको छीन लेता है। जितने भी शिप वहाँ पे जा रही थी सबके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब कंपनी जो है, अब वो जाता है कलकत्ता की तरफ। अभी ऐसा हुआ है कासिम बाजार में, अभी आप मैप में देखेंगे कोलकाता। अब वो कोलकाता की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कोलकाता में जो कंपनी ने एक किला बना रखा था, फोर्ट बना रखा था, उस पे कंट्रोल करने के लिए सिराजुद्दौला जो है वो निकल पड़ता है। तो कोलकाता पे उसने मार्च किया। जब ये न्यूज कंपनी को पता चली तो कंपनी ने मद्रास आप मैप में देख पाओगे, सर्कल हमने कर रखा है, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव, जो इधर वाली फोटो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आप मद्रास को देखेंगे, ये आप देख पाओगे कि ये मद्रास है। दूसरा ये जो है, ये इधर वाली फोटो आप देखोगे, ये रॉबर्ट क्लाइव है। जब कंपनी को पता चलता है कि सिराजुद्दौला कोलकाता आने वाला है, तो वो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में सेना भेज देती है और कहती है कि आपको फाइट करना है। रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी नेवल सेना के साथ, नेवी के साथ जल्दी से कोलकाता पहुंचता है। बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन होती हैं। 1757 में फाइनली जो है रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के अगेंस्ट मैदान में आ जाता है, जब नेगोशिएशन सारी फेल हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला हार जाता है। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार जाता है। और इस लड़ाई का मेन रीजन ये था कि जो सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था मीर कासिम, उसने सेना को लड़ने के लिए आदेश ही नहीं दिया। तो ये हमने लिखा भी है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज दैट फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, अच्छा सॉरी मैंने मीर कासिम बोला, वो बाद में आएंगे। मीर जाफर जो है वो कभी लड़ा ही नहीं। ऐसा सोचो कि मैं सेना लेके जाऊं और मेरी सेना को उसका सेनापति जो है लड़ने को आदेश ही ना दे, और सेना हमेशा सेनापति की सुनती है। तो नवाब की बात नहीं सुनी सेना ने, नवाब अकेला पड़ जाता है, सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। सिराजुद्दौला की खुद की सेना, जिसको वो पैसे देता था, सैलरी देता था, उसने लड़ने से मना कर दिया। यानी कि वो इंतजार कर रही थी कि कब मीर जाफर जो है उनको लड़ने के लिए बोलेगा, और मीर जाफर तो पहले ही ब्रिटिशर से सौदा कर चुका था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने बोला कि हम मीर जाफर को कठपुतली शासक बना लेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी में हम देखेंगे कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और ये पूरे भारत में सबसे पहली जीत थी। और इतनी बड़ी जीत आप कह सकते हो क्योंकि बंगाल उस टाइम का बहुत बड़ा था। यदि बंगाल में कंपनी जीत गई, इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करके वो पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लेगी, क्योंकि बंगाल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो इस टाइप से बैटल ऑफ प्लासी में जो है
ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला को असैसिनेट किया जाता है, मार दिया जाता है, और उसकी जगह हम कहेंगे मीर जाफर, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। आने वाले टाइम में मीर जाफर को भी ये जो है मार देंगे, तो मीर जाफर उसकी जगह हम देखेंगे कि नवाब बनाया जाता है। कंपनी अभी भी हमने देखा कि जब उसने ये किया कि मीर जाफर को गद्दी पे क्यों बिठाया, कंपनी तो जीत चुकी थी, वो खुद भी बैठ सकती थी, लेकिन अभी भी कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी भी उसको ये था कि मैं जो है हम ट्रेड ही करेंगे, तो वो एक्सपेंड तो कर रही थी, उसको ट्रेड को एक्सपेंड करना प्राइम ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जिम्मेदारी वो अभी भी नहीं ले रही थी। तो नेक्स्ट हम चलेंगे मॉड्यूल नंबर 4। If this could then be without contest through the help of local rulers। अच्छा, कंपनी क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही थी? क्योंकि अभी भी जो लोग थे वो नवाब की सुनते थे, अभी भी लोगों को जो है कंपनी के ऊपर इतना भरोसा नहीं हुआ था, तो कंपनी चाह रही थी कि हम धीरे धीरे जो है ना कठपुतली शासक बिठा देते हैं, क्योंकि उनको जो है लोग आसानी से टैक्स दे देते हैं। तो इसमें यही बताया कि कई बार पपेट जो नवाब होते थे, दे वर ऑल्सो नॉट हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। कई बार पपेट नवाब भी उतने हेल्पफुल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे तैसे काम तो चल रहा था, वो अपनी प्रजा को तो खुश कर पा रहे थे। अब ये था कि आगे कंपनी क्या करेगी। जब मीर जाफर ने, हमने देखा जब सिराजुद्दौला ने प्रोटेस्ट किया, लड़ाई करी, तो मीर जाफर ने धोखा दे दिया। जब मीर जाफर प्रोटेस्ट करता है तो कंपनी उसको हटा देती है। कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। मीर जाफर ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू करा तो कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटाया और उसकी जगह मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देती है। When मीर कासिम कंप्लेन, मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड। जब मीर कासिम, देखो इधर वाले में आप देख पाओगे कि जब एक ने प्रोटेस्ट किया तो दूसरे को गद्दी पे बिठा दिया, जब उसने प्रोटेस्ट किया तो दूसरे को गद्दी पे बिठा दिया। तो जब मीर जाफर प्रोटेस्ट करता है, मीर कासिम को बिठाया, फिर मीर कासिम ने भी प्रोटेस्ट किया, फिर से मीर जाफर पे आ गए। When मीर कासिम कंप्लेन, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन बैटल फोर्ट एट बक्सर। जब मीर कासिम ने इनकी बात नहीं मानी तो एक और लड़ाई लड़ी जाती है कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। बंगाल के नवाब अब की बार सिराजुद्दौला नहीं बल्कि मीर कासिम है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और मीर कासिम को हटा के उसको बंगाल से बाहर फेंक दिया जाता है। बदले में नवाब के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है कि आप हर महीने हमें 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन 5 लाख रुपए से भी इसका पेट नहीं भर रहा था। कंपनी और ज्यादा कंसेशन और पैसा चाह रही थी। तो ये लड़ाई में हारने के बाद जो भी हारता उसके ऊपर जो है वो एक टाइप का फाइन लगाया जाता है। मीर जाफर जो है 1765 में डेथ हो जाती है, और मीर जाफर 1765 में डेथ के बाद अब कंपनी जो है नवाब से, कठपुतली नवाब से जो है थक चुकी थी। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि अब हम और पपेट नवाब नहीं चाहते, अब कंपनी खुद ही नवाब बनेगी, यानी कि हम खुद ही रूल करेंगे। वी मस्ट इंडेड बिकम नवाब अवर सेल्फ। अब हमें खुद ही नवाब बन जाना चाहिए, ये रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था। बंगाल अब डायरेक्ट कंपनी जो है वो रूल करेगी। तो फाइनली 1765 में मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। 1765 में मुगल एम्परर यानी कि मुगल जो दिल्ली से रूल कर रहे थे वो कंपनी को दीवानी राइट्स बंगाल के दे देते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि अब कंपनी बंगाल में ट्रेड कर सकती है, वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। अब लोग नवाब को टैक्स नहीं देंगे, अब डायरेक्ट कंपनी को टैक्स मिलेगा। तो ये दीवानी राइट्स होता है। ध्यान रखेंगे डेट 1765। दीवानी का मतलब क्या है? दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। दीवानी कंपनी को वहां के वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज यूज करने में हेल्प करेगी, यानी कि वहां से टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करेगी। इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और वो कौन सी प्रॉब्लम थी? यानी कि पहले जब ये ट्रेड करती थी तो ये अपने ब्रिटेन से गोल्ड लाती थी
और बदले में गोल्ड से सामान खरीदती और अपने देश में भेज देती थी। यानी कि जैसे हम इंडिया से किसी और कंट्री में जाएंगे तो हमें वहाँ की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यदि हमारे पास करेंसी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ज्वेलरी का यूज कर सकते हैं। भाई गोल्ड तो हर जगह चलता है और ब्रिटेन में गोल्ड बहुत ज़्यादा था, तो कंपनी क्या करती थी, एनिमेशन से आप इसको देखेंगे अच्छे से, कंपनी ऐसे गोल्ड लाती और बदले में यहाँ से सामान जो है वो ले जाती थी। यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज्वेलरी कंपनी की लगती थी। इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर आता था उसी से ये मैक्सिमम ट्रेड करती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन के पास बेचने के लिए और कुछ था ही नहीं, कोई ऐसा सामान नहीं था जो वो यहाँ पे जो है डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, 1765 के बाद अब इनके हाथ में इतना बड़ा बंगाल आ गया। रेड लाइन से आपको दिखा रखा, बंगाल इतना बड़ा है, बंगाल से जितना भी पैसा आएगा उसी पैसे से अब कंपनी जो है वो सामान खरीदेगी और अपने देश में भेज देगी। यानी कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही सामान खरीदा और सामान को भेज कहाँ पे दिया, ब्रिटेन में भेज दिया, वहाँ से महंगे दामों में बेचा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो रिवेन्यू जो है, अब जो भी बंगाल का रिवेन्यू आएगा उससे कंपनी क्या क्या करेगी, परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कॉटन खरीद सकती है, सिल्क खरीद सकती है, अपनी सेना को सैलरी दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्टिफिकेशन कर सकती है। सो इससे क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ये हम कह सकते हैं। सो ये हम देख चुके हैं कि कंपनी ने कैसे कैसे जो है अपने ट्रेड को आगे बढ़ाया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, यानी कि कंपनी अब खुद ही नवाब बन जाती है। नवाब का मतलब क्या है कि पहले जैसे बंगाल में नवाब होते थे, अब ये सारी की सारी पावर जो है वो कंपनी के पास चली जाती है। अच्छा, बहुत से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव की केस स्टडी है, लेकिन ये हमने जो है पढ़ना नहीं है, ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए डाला गया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब कंपनी अपने रूल को एक्सपेंड कर रही है, धीरे धीरे करके अपने रूल को जो है वो एक्सपेंड करते हुए जा रही है। तो 1757 से 1857 तक कंपनी ने बहुत ज़्यादा राज्यों को अनेक्स किया है। 1757 में हम देख रहे हैं कंपनी रेयरली लॉन्च ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन कंट्री। किसी भी अननोन कंट्री के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती थी। It used a variety of political, economic and diplomatic method to extend its influence। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी भी एरिया को बिना सोचे समझे जो है वो उसके ऊपर अटैक कर देती थी। पहले वो अच्छे से उसको प्रॉपरली समझती थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक सिचुएशन को समझती थी और बाद में किसी भी उसको जो है आप कह सकते हो कि अपने राज्य में मिलाते थे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने इंडियंस को जो है वो अपनी सेना में और इंडियन स्टेट में जो है वो अपॉइंट करना शुरू कर दिया और इनके अपॉइंटमेंट के साथ ही कंपनी जो है वो धीरे धीरे करके उनको कमर्शियल एजेंट बनाने लगी, उनको पॉलिटिकल एजेंट बनाने लगी और इनके माध्यम से कंपनी अब इंडियन स्टेट के बीच में इंटरफेयर करती थी। इंटरफेयर किस टाइप का है कि वो डिसाइड करते थे कि अगली बार गद्दी पे कौन बैठेगा या फिर जो पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, कौन सी पोस्ट जो है वो किसको दी जाएगी। अब इसमें एक आपको पढ़ना है कि सब्सिडरी अलायंस।
कई बार कंपनी जो है वो फोर्स करती थी अपना एरिया बढ़ाने के लिए कि आप जो है वो सहायक संधि हमारे साथ साइन कर लो, सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता था? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज। इस अलायंस के अकॉर्डिंग ये है कि कंपनी जो है वो उसको, नवाब को या किंग को कहती थी कि आप अपनी आर्मी मत रखिए, आप आर्मी नहीं रखो, आप हमें पैसा दे दो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज, उनको सेना रखने से मना किया जाता था। कंपनी खुद उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी और बदले में उनको सेना के लिए पैसा देना पड़ता था। यदि कभी पैसा देने में चूक हो जाती, यानी कि आगे पीछे हो जाता, तो कंपनी जो है उनकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो है पेनाल्टी के तौर पे ले लेती थी। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जब रिचर्ड वेलेजली था तो उसने अवध के जो नवाब थे उससे उसका आधा राज्य ले लिया 1801 में, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस का पैसा नहीं दे पाया और पैसा देने में लेट हो गया या फिर उसके पास उतना पैसा नहीं था, टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया, तो अवध का आधा राज्य जो है वो कंपनी ले लेती है। सेम ऐसा ही हैदराबाद के साथ भी होता है। तो अवध और हैदराबाद दोनों को सिमिलर ग्राउंड के ऊपर आधे से ज्यादा राज्य जो है कंपनी छीन लेती है। सो इस टाइप से हम देख रहे हैं सब्सिडरी अलायंस में कंपनी धीरे धीरे करके जो है अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हुए जा रही है। अब हम कुछ और एरियाज देखेंगे। सब्सिडरी अलायंस से कंपनी ने अपना जो है वो बढ़ाया है। इसके अलावा हम थोड़ा सा साउथ में जाते हैं, वहां से हमें पढ़ना है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट साइ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब भी कंपनी को ये लगता था कि उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में है, तो कंपनी जो है तब जाके मिलिट्री का अटैक करती थी, यानी कि युद्ध होता था। मैसूर के केस में भी लगभग ऐसा ही होता है। मैसूर में ये आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो किंगडम है, ये आपको जो दिखाया गया है मैसूर, ये है कर्नाटका वाला पोर्शन। तो ऐसा ही मैसूर के साथ हुआ था। मैसूर जो है हैदर अली हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, इनके टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल किंगडम के तौर पे निकल के आया था। मैसूर आप देख पाओगे कि ये आपका मैसूर है और इसके आसपास ये कोस्टल एरिया आप देख पा रहे हो। मैसूर के साथ जो कोस्टल एरिया होता था, वहां से कंपनी क्या करती थी, ट्रेड करती थी। ये वाला जो कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपको ये मालाबार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो है इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। और मालाबार कोस्ट से कंपनी जो है वो परचेज करती थी पेपर और कार्डामोम। अब 1785 में जब टीपू सुल्तान आते हैं तो उन्होंने मालाबार कोस्ट से कंपनी का जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसको बंद कर दिया, यानी कि जो कोस्टल एरियाज थे उनको सील कर दिया जाता है, कंपनी को ट्रेड करने से रोक देते हैं, इनके शिप्स को आगे जाने से मना कर देते हैं। ये अपने लोगों को कहते थे, यानी कि मैसूर के लोगों को कहते थे, लोकल मर्चेंट को, कि आप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कंपनी के साथ ट्रेड करने से रोकते थे। तीसरा, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के जो एंटी थे फ्रेंच, उनके साथ ये जो है उठते बैठते थे, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते थे। फ्रेंच की हेल्प से इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया। टीपू सुल्तान पहले ऐसे हैं जिन्होंने नेवी का यूज किया है, तो फ्रेंच की हेल्प से इन्होंने टेक्नोलॉजी सीख ली और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज इन्होंने कर लिया। अब ऐसा देख के, पहला आप कंपनी का ट्रेड रोक दो, दूसरा आप अपने लोकल मर्चेंट्स को ये सजेशन दे दो कि कंपनी के साथ ट्रेड मत करो, तीसरा आप देख रहे हो कि टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच के साथ दोस्ती कर रहा है, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत गुस्से में हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स हैदर अली और टीपू सुल्तान को कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और एरोगेंट हैं, इनको हम क्रश कर देंगे। तो मैसूर के साथ इनके 4 युद्ध होते हैं। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फाइनली फोर्थ में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और मैसूर जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, बाद में ये
ब्रिटिशर्स के पास आता है। तो आप देखोगे कि सिर्फ लास्ट में 1799 में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में कंपनी जो है वो फाइनली जीत जाती है। टीपू सुल्तान हार जाता है अपनी कैपिटल को बचाते बचाते, और मैसूर जो है अब टीपू सुल्तान से पहले जो वोडेयार डायनेस्टी थी उसको दे दिया जाता है, यानी कि उसको दोबारा से कर दिया जाता है। सब्सिडरी अलायंस मैसूर के ऊपर इम्पोज कर दी गई, वोडेयार डायनेस्टी को मैसूर जो है दे दिया गया। ये टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब ये जंगल में जा रहे थे शिकार करने तो इनकी जो बंदूक है या जो भी वेपन इनके पास था वो नहीं चला था, और इन्होंने हाथों से ही टाइगर को मार गिराया था। तो उसके बाद इनको टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल दिया गया। यहाँ तक हमने किया है, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप बच्चों आप सबको समझ आया होगा। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पार्ट 2, पार्ट 3 में आई थिंक ये आपका खत्म हो जाएगा। यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले हम उसको रिजोल्व कर देंगे। कोई भी आपका फीडबैक है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।